हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। जनरल नॉलेज की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा नेशनल एम्बलम ऑफ मेजर कंट्रीज़। ठीक है, आज हम नेशनल एम्बलम पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, किन कंट्रीज़ के क्या एम्बलम। अभी एम्बलम क्या होते हैं? ये सिंबल्स होते हैं, यानी कि डिस्टिंक्टिव बैज ऑफ नेशंस होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं ये ट्रिक्स के थ्रू आपको याद कराऊंगी, आपको इजी हो जाएगा याद करना। और राइट, पहला जो है ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ का एम्बलम क्या है? कैंगरू। जैसा कि मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि जो ऑस्ट्रेलिया में, मैंने आपको वहाँ पे एक ट्रिक दी थी कि ऑस्ट्रेलिया के एक आइलैंड पे एक तो गोल्डन फ्लीस और कैंगरू पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप ये उस ट्रिक को याद करते हुए ये वाला याद रखेंगे। और राइट, तो इसके बाद जो है बांग्लादेश है। और राइट, बांग्लादेश में बांग्लादेश का एम्बलम क्या है? वाटर लिली। वाटर लिली ये बांग्लादेश को मतलब आप सबों को पता होगा कि बांग्लादेश कहाँ पे है? बंगाल के किनारे पे। और राइट, तो बे ऑफ बंगाल क्या है? वो सिर्फ पानी ही पानी है ना, पानी ही पानी। अब आप ये याद रखोगे कि बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल के किनारे पे है और बे ऑफ बंगाल जो है पानी है, तो हो गया बांग्लादेश वाटर लिली। तो इसके बाद जो है कनाडा है। कनाडा का एम्बलम क्या है? वाइट लिली एंड मेपल लीफ। ठीक है, तो कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कनाडा के बारे में, वहाँ पे भी मेपल का आ गया था। तो मेपल मैंने आपको बोला था कि एप्पल और कैंडी, इसका एप्पल और इसका कैंडी बनाया था मैंने मर्ज करके। ठीक है, ये ट्रिक मैंने बनाई थी। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे, हमें अब वाइट भी रखना है। ये जो एप्पल कैंडी थी ये किस कलर की थी? वाइट कलर की थी। हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि एप्पल कैंडी वाइट कलर की थी, यानी कि कनाडा का एम्बलम जो है वाइट लिली और मेपल लीफ है। आगे बढ़ते हैं। काइल, कैंडर एंड ह्यूमल। कैंडर एंड ह्यूमल जो है इसका एम्बलम है काइल का। ये काइल जो है थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है केमल से। ठीक है, काइल केमल, काइल केमल। ठीक है, हम यहाँ पे कैंडर का CA लेंगे एंड इसका MUL लेंगे। केमल ये स्पेलिंग तो है नहीं, लेकिन मैं इनको मतलब ट्रिक आपको बता रही हूँ। और राइट, काइल और केमल आप इसको ऐसे याद रखेंगे। और राइट, फिर है डेनमार्क। इसका क्या एम्बलम है? बीच। डेनमार्क बीच। देखिए, मतलब हम मेनली मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि बीच पे जब बच्चे जाते हैं छोटे छोटे, तो वो वहाँ पे मार्क्स देते रहते हैं, बनाते रहते हैं डिज़ाइन किस पे? सैंड पे। ठीक है, तो सैंड्स पे वो डिज़ाइन बनाते रहते हैं, फिर देखते रहते हैं कि चलिए पहले देखते हैं कि पानी किसके मार्क को पहले ले जाता है। जो भी वो वहाँ पे बनाते हैं, जो भी हम कहीं पे डिज़ाइन बनता है, हम उसको मार्क ही कहते हैं। ठीक है, तो बीच पे वो बच्चे जो हैं मार्क बनाते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे। फ्रांस लिली। ठीक है, या अब फ्रांस का एम्बलम क्या है? लिली है। तो फ्रांस का एम्बलम हम कैसे याद रखेंगे? फ्रांस से कौन सा वर्ड रिजेंबल होता है? हमारे फ्रेंड्स। फ्रांस, फ्रेंड्स ने हमारी कोई चीज़ ले ली। ठीक है, फ्रेंड्स ने हमारी कोई चीज़ ले ली। तो ऐसे ही हमें याद रहेगा फ्रांस और लिली। तो इसके बाद आता है जर्मनी। जर्मनी कॉर्नफ्लावर। इसका जो एम्बलम है कॉर्नफ्लावर है। और राइट, तो ये मतलब जो एम्बलम इसमें आ रहा है, इसमें नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर, नेशनल जो भी मतलब वहाँ का होगा, नेशनल जो भी इसकी नेशनैलिटी को रिजेंबल करता होगा, आई मीन रिप्रेजेंट करता होगा, सॉरी, तो ये मतलब ये सारा उसमें आता है। तो जर्मनी, अब यहाँ पे हम इस पॉइंट को कैसे याद रखेंगे? जर्मनी कॉर्नफ्लावर। कॉर्न आपको पता ही है, मक्की जिसको कहते हैं। तो उसमें जो कॉर्न सीड्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, है ना, बहुत सारे होते हैं, मनी होते हैं। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे ही याद रखेंगे, कॉर्न में सीड्स बहुत सारे होते हैं, मनी होते हैं। तो इस पॉइंट को आप ऐसे याद रखिएगा। इंडिया लाइन कैपिटल ऑफ अशोका। ठीक है, तो ये सबको ही मेनली पता होगी, फिर भी आपको अगर इसमें बनता है कोई, बनती है कोई ट्रिक, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके बाद ईरान का इन्होंने रखा है पर्सो अराबिक स्क्रिप्ट ऑफ अराबिक वर्ड अल्लाह। अल्लाह का रखा है नेशनल एम्बलम। और राइट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इटली। वहाँ पे इसका एम्बलम क्या है? वाइट लिली। यहाँ पे हम इसको कैसे याद रखेंगे? ली और लिली।
ठीक है, ली और लिली, ऐसे हम इसको याद रखेंगे। इसका हम यहाँ पे भी वाइट, IT इन सबको कंबाइन करके हम इसका ये जो है ट्रिक जो है हम याद रख सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद आता है जापान। जापान का एम्बलम है क्राइसेंथेमम। क्या है? क्राइसेंथेमम। कल के लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि वहाँ पे जापान में हिरोशिमा में एटॉमिक बम जो है छोड़ा गया था, तो उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। अब नुकसान हो गया, जाने चली गई, तो बहुत सारे लोगों को रोना आ गया इसको देख के, या वहाँ के लोगों ने भी बहुत ज़्यादा रोया होगा। तो यहाँ पे जापान को लेके रोना याद आ रहा है, क्योंकि जापान पे बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ था तब। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप इसका ये रखेंगे याद ट्रिक के लिए। तो इसके बाद आता है नीदरलैंड्स, उसमें है लायन, नीदरलैंड्स लायन। अब इस ट्रिक को कैसे हम याद रखेंगे? ठीक है, इस लायन वाले एम्बलम को हम कैसे याद रखेंगे? नीदरलैंड्स, नीदर मतलब हम अगर वैसे बोलते हैं नॉर्वे, नीदर वो, ठीक है, तो नीदर हम बोलते हैं कि नहीं, ऑलराइट, नहीं। नीदरलैंड मतलब होता है किसी को देना, ठीक है। हम यहाँ पे बोलते हैं कि उसने मुझे पैसे नहीं दिए, ठीक है, किसी को कुछ देना ना देना, मतलब ये ऐसे आता है। नीदरलैंड हम यहाँ पे अब लिखेंगे कि किसी को ना देना। लायन की एक खासियत है, जब ये शिकार करता है ये अपना शिकार किसी को नहीं खाने देता, ठीक है। नीदरलैंड, हम इसको ऐसे ही याद रखेंगे इस वाली ट्रिक से। उसके बाद आता है न्यूजीलैंड, साउदर्न क्रॉस, कीवी एंड फर्न। न्यूजीलैंड का क्या है, एक तो इनके इसमें नेशनल एम्बलम में साउदर्न क्रॉस, कीवी और फर्न होता है। कीवी जो है वहाँ का नेशनल फ्रूट है, और फर्न जो है नेशनल प्लांट है, ये आप याद रखिएगा। फिर नॉर्वे, नॉर्वे का भी लायन है। अब मैम वहाँ पे भी लायन है, यहाँ पे भी लायन है, तो इस वाले नॉर्वे को कैसे याद रखेंगे? अगर यहाँ पे आप बताइए, अगर किसी के आगे लायन आ जाएगा, शेर आ जाएगा, वो आगे जाने देगा? नो वे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, वो उसको वहीं पे ख़त्म कर देगा। नो वे, वो किसी को आगे नहीं जाने देगा। ऑलराइट, तो इस ट्रिक को हम ऐसे याद रखेंगे। इसके बाद आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान का पता ही है, क्रीसेंट एंड स्टार, क्योंकि देखा हुआ होगा आपने उनके फ्लैग पे। इसके बाद आता है स्पेन, इसका है जो वो है ईगल। ऑलराइट, ईगल, अब हम इसको कैसे याद रखेंगे इस वाले एम्बलम को? ईगल, जब किसी भी हम देखते हैं कि ईगल आग के ऊपर से ही झपट पड़ता है किसी भी मतलब जानवर पे, छोटे छोटे जानवरों पे, तो जब वो उन पे झपट पड़ता होगा उनको बड़ी पेन होती होगी, है ना। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे, एक ईगल का पेन। ऑलराइट, तो उसके बाद आता है यूके। यूके का है एम्बलम रोज़। यूनाइटेड किंगडम, तो किंगडम इसमें इन्होंने रोज़ रखा है। रोज़, ये किंग जो है अपनी क्वीन को रोज़ देता था, ठीक है, रोज़ ही रोज़ देता था, ठीक है। अब हम आपको मतलब ये वाली ट्रिक से याद रखिएगा आप ये। ऑलराइट, तो इसके बाद आता है यूएसए। यूएसए का एक तो बाल्ड ईगल है, उसका भी ईगल है, और ग्रेट सील ऑफ यूनाइटेड स्टेट। इसका अगर आपसे बनता है कोई, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मुझे भी याद रहेगा। यहाँ पे हमारा जो सेकंड टॉपिक है ये है सम इम्पॉर्टेंट सिंबल्स और साइंस। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, या आप याद रखिएगा, इसकी हेडिंग है सम इम्पॉर्टेंट सिंबल्स और साइंस। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे पहला पेन। पेन किस की निशानी है? कल्चर और सिविलाइजेशन। सिंबल हम निशानी को बोलते हैं, और कल्चर एंड सिविलाइजेशन। पेन से हम पढ़ाई सीखते हैं, हम लिखना सीखते हैं। सिर्फ लिखना ही नहीं, मतलब पढ़ाई करना सिर्फ ये नहीं होता है कि रट्टा मारो, ये हमें उठना बैठना बात करना सारा कुछ इसी में मतलब सिखाया जाता है, कलम उठा के, ठीक है। तो हम सिविलाइज्ड बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पेन को लेके ऐसे ट्रिक याद रखेंगे। तो फिर उसके बाद है लोटस। लोटस भी कल्चर एंड सिविलाइजेशन का ही सिंबल है। जैसा कि आप देखते हो कि लोटस जो है कीचड़ में खिलता है, ठीक है, गंदगी में खिलता है, लेकिन खिल के कैसा आता है? बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, ठीक है। तो लोटस भी सीखता है कि कैसे कीचड़ में उभर के बहुत ज़्यादा प्यारा बनना है, ठीक है। तो ये भी कल्चर एंड सिविलाइजेशन की एक निशानी है। तो अब आप इसको ऐसे याद रखेंगे। इसके बाद है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस आपने देखा होगा मेडिकल एड एंड हॉस्पिटल का सिंबल है। तो जब भी हम कहीं हॉस्पिटल जाते हैं या किसी एम्बुलेंस को देखते हैं, तो उस पर प्लस का ऐसा रेड कलर का निशान दिया हुआ होता है। तो ये किसका सिंबल है? मेडिकल एड एंड हॉस्पिटल। इसके बाद है रेड फ्लैग। रेड फ्लैग, लाल झंडा
ये किसका सिंबल है? रेवोल्यूशन, आल्सो ए साइन ऑफ डेंजर। अब ये क्या है, मतलब रेड हमें पता ही हमेशा खतरे का ही, मतलब खतरे की निशानी होती है। हम बोलते हैं लाल खतरे की निशानी होती है, ठीक है। रेवोल्यूशन मतलब कंप्लीट चेंज कहीं पे लाना। ऑल्सो ए साइन ऑफ डेंजर, लाल मतलब खतरा, ठीक है, लाल मतलब खतरा। आप इस पॉइंट को ऐसे याद रखेंगे। ब्लैक फ्लैग, ब्लैक फ्लैग काला झंडा किस लिए यूज किया जाता है, या कैसा सिंबल, किसकी निशानी होती है? सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट, एहतजाज की निशानी, ठीक है। अब ब्लैक आप देखेंगे, अगर हम ब्लैक कलर पे कोई और कलर डालेंगे वो वहाँ पे दिखता है क्या? नहीं, वहाँ पे ब्लैक कलर ही उभर के आता है, यानी कि सारा कुछ सैचुरेट हो गया होता है, इसमें समा जाता है। जब कोई इंसान या किसी जगह पे कुछ जुल्म या कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो क्या करते हैं? एहतिजाज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट, ब्लैक फ्लैग क्या यहाँ पे इसका किसका सिंबल है? प्रोटेस्ट का। यहाँ पे आप येलो फ्लैग, फ्लोन ऑन शिप्स और व्हीकल्स कैरिंग पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेज। और राइट, तो यहाँ पे मतलब अगर आप किसी गाड़ी पे या किसी मतलब शिप पे देखा जाएगा येलो फ्लैग लहरा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उस शिप या उस गाड़ी में कोई पेशेंट है जिसको कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हुई होगी, ठीक है। तो इसके बाद इसका अगर आपको कोई बन जाता है, ये कोई ट्रिक बन जाती है, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी आपको भी पता चल जाए। और राइट, आई मीन सबको पता चल जाए। तो इसके बाद आता है वाइट फ्लैग, साइन ऑफ ट्रूथ, सिंबल ऑफ पीस। तो वाइट फ्लैग अब यहाँ पे हम कैसे याद रखेंगे? हम यहाँ पे इसको ऐसे याद रखेंगे कि मतलब जो वाइट होता है बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, ठीक है, यानी कि उस पर कोई दाग कुछ नहीं, बिल्कुल साफ़। जब हम पीसफुली कहीं पे रहते हैं, बिल्कुल आराम से कहीं पे रहते हैं, तो हम मतलब हमारे दिमाग के थॉट्स वगैरह सारा कुछ मतलब ख़त्म हुआ होता है, या हम उन थॉट्स को ख़त्म करके पीसफुली आराम से सोते हैं। यानी कि वाइट भी क्लियर रहता है, हमारा दिमाग भी पीसफुली क्लियर रहता है, तब जाके हम आराम कर पाते हैं, ठीक है। तो या साइन ऑफ ट्रूस, ट्रूस मतलब यहाँ पे क्या होता है? ट्रूस मतलब जब दो कंट्रीज या दो जगह दो इंसान ये डिसाइड करेंगे बस जी अब झगड़ा इसके बाद नहीं होगा, सिर्फ हर जगह से पीस ही पीस होगा, ठीक है। तो वाइट फ्लैग सिंबल ऑफ पीस, साइन ऑफ ट्रूस है। इसके बाद जो है वो है फ्लैग फ्लोन अपसाइड डाउन, ये क्या है? सिंबल ऑफ डिस्ट्रेस। मतलब यहाँ पे हम अगर कोई झंडा जो है लहराया जाए मतलब उल्टा करके, ठीक है, पूरा उल्टा करके, वो उसका मतलब है कि स्ट्रेस ही स्ट्रेस है चारों तरफ से। अब हम जब हमें स्ट्रेस होता है, हम बोलते हैं यार सारा उल्टा का पुल्टा हो गया, आता है ना, मतलब हमारा कोई काम उल्टा हो जाएगा तो हम में भी स्ट्रेस आ जाता है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे ही याद रखोगे, फ्लैग फ्लोन अपसाइड डाउन, सिंबल ऑफ डिस्ट्रेस। अब है फ्लैग फ्लोन एट हाफ मास्ट, ठीक है, सिंबल ऑफ नेशनल मॉर्निंग। हाफ मास्ट क्या होता है? जो वो पिलर होता है जिससे फ्लैग लटका हुआ होता है, फिर वरना फ्लैग टॉप पे होता है। यहाँ पे क्या है? हाफ मास्ट, सिर्फ आधे मतलब रास्ते पे इनको फ्लैग को रखते हैं। क्यों? ये मतलब एज अ साइन ऑफ रेस्पेक्ट होता है नेशनल लेवल पे, अगर किसी को दी जाए, अगर कोई मर जाए तो मतलब जब नेशनल लेवल पे किसी का सोग मनाया जाता है। यानी कि देखिए अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? हाफ मास्ट मतलब अगर हमारा कोई ऐसा गुजर जाए, ठीक है, हमारा कोई ऐसा बिछड़ जाए जिसकी हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, हमारे मोहल्ले में कोई होगा जिसकी हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, जो जाना माना इंसान होगा, ठीक है, तो उसके चले जाने से जो है हमें लगता है हम आधे अधूरे रह गए, ठीक है। किसी के जाने से लगता है कि मोहल्ला पूरा जैसे खाली खाली सा हो गया है ना। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे ही याद रखेंगे, आधा अधूरा होना किसी के मर जाने से, ठीक है। इसके बाद है पिजन और डव, ये भी है सिंबल ऑफ पीस। प्यारे प्यारे होते हैं जानवर दोनों, तो सिंबल ऑफ पीस। यहाँ पे भी अगर आप ट्रिक बना सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद है ब्लाइंड फोल्डेड वुमन होल्डिंग ए बैलेंस्ड स्केल, ये किसका सिंबल है? सिंबल ऑफ जस्टिस। बैलेंस स्केल तो आपको पता ही होगा, तराजू, आप मूवीज़ में देखते होंगे, या मतलब आपको पता होगी कि कोर्ट में जज के पास जो होता है आगे वो बैलेंस स्केल लगा होता है, वो किस लिए होता है? इंसाफ के लिए, ठीक है, इंसाफ के लिए। यानी कि एक ब्लाइंड फोल्डेड जो आंखें बंद करके कोई वुमन के हाथ में जो होगा बैलेंस स्केल होगा, वो किस लिए मतलब होता है? वो सिंबल ऑफ जस्टिस होता है, इंसाफ के लिए होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे ही याद रखेगा, बैलेंस स्केल जो होती है जज के पास होती है, तो जज क्या करता है? जस्टिस देता है, इंसाफ देता है। इसके बाद है ब्लैक स्ट्रिप ऑन फेस आर्म, ये साइन ऑफ मॉर्निंग और प्रोटेस्ट है।
मॉर्निंग, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, मतलब अब यहाँ पे आप याद रखेंगे ब्लैक स्ट्रिप, हमने वहाँ पे भी ब्लैक देखा कि सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट है, यहाँ पे भी ब्लैक जो है प्रोटेस्ट या मॉर्निंग है, किसी का मतलब ये सोग मनाना मरने के बाद। तो इसके बाद हम इसको मैम कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट के लिए हम हमेशा आर्म्स उठाते, ऊपर एहतजाज करने के लिए हम हमेशा ऐसे नारे लगाते हैं आर्म को ऊपर उठाते उठाते। तो फिर अब हम ये ऐसे ही याद रखेंगे इसको, या फिर हम इसका दूसरा पॉइंट भी याद रख सकते हैं, फेस। फेस मतलब सिर पे, ये पूरे फेस पे या सिर पे बांध के रखा होता है ये स्ट्रिप। तो मेनली अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे ऑब्वियसली बुरा लगता है, हर्ट होता है, रोना आता है, रोते हैं, तो फिर हेडेक होता है। हेडेक को ख़त्म करने के लिए उस टाइम पे मेनली ऐसे ही बांधा जाता है, आपने देखा होगा, बांधा जाता है सिर को सीधे ही दुपट्टे से या किसी से। आप ऐसे ही याद रखें कि किसी के मरने पे सिर को बांधा, और प्रोटेस्ट करने के लिए जो है हम आर्म्स का इस्तेमाल करते हैं नारे लगाने के लिए। इसके बाद है वन स्कल टू बोन्स क्रॉसिंग ईच अदर डायगोनली। ये किसका है, साइन ऑफ डेंजर, ठीक है। यानी कि एक सिर स्कल, ठीक है, और दो हड्डियां जो है एक दूसरे को क्रॉस करके ऐसे, और स्कल, ठीक है। अब ये किसका, ये तो पहले यार हड्डियां है और सिर है, लो जी तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा, साइन ऑफ डेंजर, ठीक है। इसमें जो है धमकी, ये एक धमकी का साइन माना जाता है, ठीक है। इसमें मतलब ये साइन ही खुद ही बता रहा है कि तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। इसके बाद है व्हील चक्रा, इसके बाद है व्हील चक्रा, ठीक है, सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। व्हील्स जो होती है गाड़ियों में लगी हुई होती है। अगर हमें कहीं जाना होता है तो हम कहाँ से जाते हैं, गाड़ियों से ही जाते हैं दूर। तो हम कहीं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हम गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियाँ चलती है टायर्स की वजह से, इन्हीं व्हील्स की वजह से। तो फिर हम जब अपनी मंजिल पे पहुंच पाएंगे तभी तो हम प्रोग्रेस कर पाएंगे, है ना। तो आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे, व्हील गाड़ियों में होते हैं, वो गाड़ियों से हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं, एंड वहाँ पे हम प्रोग्रेस कर पाते हैं। इसके बाद है ऑलिव ब्रांच। ये क्या सिंबल है, सिंबल ऑफ पीस। ये भी सिंबल ऑफ पीस है। इसको हम कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे 3 सिंबल्स ऑफ पीस आ गए। एक तो आ गया यहाँ पे वाइट फ्लैग, पिजन एंड और डॉव, एंड ऑलिव ब्रांच। ऑलिव ब्रांच को हम कैसे याद रखेंगे, जब हम ऑलिव जैतून जिसको बोलते हैं हम जैतून तेल, जब हम मतलब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, मतलब ट्रिक बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो ऑलिव ये है, ऑलिव ऑयल, जब हम इसकी मसाज करते हैं हेड में, सर में, ठीक है, तो बड़ा ही आराम मिलता है ना। तो हम इन सारी ट्रिक्स को याद करके हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो रहा है याद करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड्स, ठीक है, किस फील्ड का कौन फादर कहलाया जाता है। यहाँ पे पहला जो है एटम बम है, डॉक्टर रॉबर्ट ओपेनहेमर, ठीक है। तो इसका हम मतलब इसके जो फादर थे वो डॉक्टर रॉबर्ट ओपेनहेमर थे। तो अब हम इसको किस ट्रिक से याद रखेंगे, एटम बम है यार, छोटी चीज़ नहीं है। ओपनली अगर कहीं पे मारा जाए तो बहुत ज़्यादा मर सकते हैं, ठीक है। ओपनली कहीं पे फेंका जाए तो वहाँ पे बहुत सारी डेथ्स हो सकती है, बहुत सारे मर सकते हैं। इसके बाद का पॉइंट जो है वो क्या है, एविएशन। एविएशन के फादर कौन थे, अल्बर्टो सैंटोस डुमोंट, ठीक है। तो मतलब ये एविएशन होता क्या है, पहले एविएशन होता है ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट्स, ठीक है। तो अब हम एयरक्राफ्ट्स में क्या आता है हमारे दिमाग में, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स वगैरह, और जो वो है हेलीकॉप्टर्स एरोप्लेन्स वो माउंटेन्स के ऊपर से ही चलते हैं। एल्बर्टो सैंटोस डुमोंट के नाम से माउंटेन हम याद रखेंगे, इसी को यहाँ पे एविएशन के साथ रिलेट करके हम इस ट्रिक को याद रखेंगे। इसके बाद आता है रेलवेज जॉर्ज स्टेफेंसन, ठीक है, जॉर्ज स्टेफेंसन नाम था इसके फादर का, ठीक है। अब हम इसको किस ट्रिक से याद रखेंगे, रेलवेज जो है इनमें पहिए लगे होते हैं, छोटे छोटे पहिए, छोटे छोटे टायर्स जो होते हैं इनके। तो हमने हमेशा सुना होगा कि गाड़ी में जो होती है एक स्पेयर टायर होता है, उसका नाम क्या है, होता है स्टेफनी। यहाँ पे हम स्टेफन को स्टेफनी के साथ रिलेट करके मतलब इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, स्टेफनी जो होती है गाड़ियों के टायर में, मतलब स्पेयर टायर होता है गाड़ियों में। तो रेलवेज भी, तो ये भी तो एक गाड़ी है, ठीक है, इसमें भी होता होगा, मुझे नहीं पता होता है या नहीं होता है, तो होता होगा मे बी। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे। फिर इसके बाद जो है फिर केमिस्ट्री के फादर कौन थे, रॉबर्ट बॉयल। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे मैम, जो
लैब में बॉयल किया जा रहा था। केमिस्ट्री लैब में आपने देखा होगा कि केमिकल्स मेनली वहाँ पे ज़्यादा ही मतलब उतनी स्मेल वो किसकी वजह से, वहाँ पे सारे केमिकल जो बॉयल होते रहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कौन थे? एंटोन लेवेजर। तो एंटोन लेवेजर, अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? मॉडर्न केमिस्ट्री, देखिए केमिकल्स को यहाँ पे बॉयल, हमने इसको ऐसे याद रखा तो मतलब बॉइलिंग के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी मतलब चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है। लावा तो आपने सुना होगा, ठीक है, लावा बहुत ज़्यादा गर्म होता है, पहाड़ों में होता है। तो लावा जो है यहाँ पे क्या किया इसने लावा में से जो देखी एक आंट देखी निकलते हुए जिंदा, ठीक है। इसने सोचा कि आखिर इस आंट में ऐसा क्या है, ठीक है, इस आंट में ऐसा क्या है जो ये लावा से निकल के मतलब ऐसे ही जिंदा बाहर आ गई, लावा से निकल के कैसे। तो इसने मॉडर्न केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, लावा से बाहर आंट निकली तो इसने केमिस्ट्री को कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न बनाया। और राइट, इसको हम ऐसे याद रखेंगे। इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स, ये हम सबको पता है, एडम स्मिथ। अगर आपकी कोई ट्रिक बनती है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर इसके बाद जियोग्राफी, इराटोस्थीन्स नाम है इसका, इनके नाम भी बड़े टफ होते हैं यार। तो इसका नाम था इराटोस्थीन्स। तो जियोग्राफी हम जब देखते हैं, जियोग्राफी जब मतलब हमारे दिमाग में पहले मैप्स आते हैं, है ना। तो फिर मैप्स पे हम जो देखते हैं कि डिफरेंट चीज़ों का जो होता है डिफरेंट कलर, डिफरेंट थीम्स से इनको मतलब वहाँ पे प्रेजेंट किया गया होता है ना। तो हम यहाँ पे थीम्स यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है, थीम्स। तो जियोग्राफी में डिफरेंट थीम्स मैप्स पे होते हैं जो डिफरेंट चीज़ों को सिग्निफाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है सोशियोलॉजी, ऑगस्ट कॉमिटी, इनका न जो थे सोशियोलॉजी के फादर जो थे वो ऑगस्ट कॉमिटी थे, ठीक है। तो आप इसका नाम याद रखिएगा और बनता है कोई कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फिर भी मैं आपको इसमें एक ट्रिक बता देती हूँ। अगस्त कॉमिटी सोशियोलॉजी, ठीक है, हम इसमें एक याद रखेंगे कि कोई अगस्त में आ रहा था हमारी सोसाइटी में, ठीक है, हमारी सोसाइटी में कोई अगस्त में आ रहा था, या फिर अगस्त में हमारी सोसाइटी में कोई डेवलपमेंट हो गई, कोई ऐसी चीज़ हो गई जो अगस्त में यादगार रही, ठीक है। इसके बाद क्या है, पॉलिटिकल साइंस, इनके जो फादर थे वो थे एरिस्टोटल, पॉलिटिकल साइंस के फादर थे एरिस्टोटल, ये याद रखिएगा। ट्रिक कोई बनती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलॉसफी के थे रेनी डेस्कैंटस, ठीक है, कौन थे? रेनी डेस्कैंटस थे फिलॉसफी के। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? फिलॉसफी मतलब हम जैसे मतलब जब हम किसी से बात करते हैं और वो वहाँ से हमें नए ही लेक्चर्स देने स्टार्ट कर देता है जो हमें मेनली हजम ना हो, तो हम उसको बोलते हैं रहने दे यार, अपनी फ़िलॉसफी मत झाड़, है ना, हम ऐसे ही बोलते हैं, रहने दे अपनी फ़िलॉसफी मत झाड़, ठीक है। आप इसको ऐसे ही याद। अब है मॉडर्न साइकोलॉजी, इनके जो फादर थे उनका नाम विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट था ना, ठीक है। इतना बड़ा नाम, इसको कैसे याद रखा जाएगा? तो हम यहाँ पे साइकोलॉजी का साइको लेते हैं, ठीक है। कोई इंसान जो साइको होगा उसका मैक्सिमम दिमाग जो हो गया होगा, हिल गया होगा, है ना, तभी तो हम उसको साइको बोलते हैं। तो मैक्सिमम दिमाग का हिलना वो साइकोलॉजी, आप इसको ऐसे याद रखोगे, वो साइको होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है इंग्लिश पोएट्री, ये जियोफ्री चौसर ने दी थी, ठीक है। जियोफ्री चौसर ने, इनके फादर जो थे, सॉरी दी थी नहीं, इनके फादर जो थे जियोफ्री चौसर। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? एक चाचा जी थे जिनको जियो का फ्री नेटवर्क था, अवेलेबल था, और वो दिन भर इंग्लिश पोइट्री सुनते रहते थे, ठीक है। एक चाचा जी थे, उनके पास जियो का फ्री नेटवर्क था और वो इंग्लिश की पोइट्री दिन भर सुनते रहते थे, आप ऐसे याद रखिएगा। इसके बाद ग्रीक ट्रेजेडी, एसाइलस, इनके ग्रीक ट्रेजेडी के फादर कौन से हैं? एसाइलस। इसका भी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कोई ट्रिक बना के। तो इसके बाद है इम्यूनोलॉजी, एडवर्ड जेनर, ठीक है। इम्यूनोलॉजी के फादर कौन थे? एडवर्ड जेनर थे। तो अब हम इसको कैसे, इम्यून सिस्टम हमें याद आता है कि सेल्स
का फंक्शन, जीन्स, सारा कुछ ऐसे याद आता है इम्यूनोलॉजी को लेके, तो हम इसको ऐसे ही याद रखेंगे कि जीन, जेनर का जीन हम लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स ग्रिगोर जॉन मेंडल, ये तो हमें पता ही होगा, फिर भी मैं आपको इसका ट्रिक बता देती हूँ कि जेनेटिक्स कोई छोटी चीज़ नहीं है, जीन्स के साथ, सेल्स के साथ सारा कुछ इसका रिलेट होता है। तो इस काम को अंजाम देने के लिए, मतलब जेनेटिक्स में काम करने के लिए कुछ तो कुछ मेडल तो मिला ही होगा ना इनको, तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी के फादर भी है एरिस्टोटल, ये आप याद रखिएगा। पॉलिटिकल साइंस के भी एरिस्टोटल है, बायोलॉजी के भी एरिस्टोटल है। ट्रिक बनती है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, एंटोन वॉन लीवेनहॉक नाम था उनका, ठीक है। तो अब हम इसको, इस ट्रिक को कैसे याद रखेंगे यहाँ पे, ऑलराइट। इसको, इसकी भी हम ट्रिक बनाएंगे कि ये जो एक एंट थी, एंट तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी हम पढ़ते ही है लिविंग क्रिएचर्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। ये जो एक एंट है ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें माइक्रोब्स पड़ गए थे, सॉरी, इस पर माइक्रोब्स पड़ गए थे, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे याद रखेंगे, माइक्रोबायोलॉजी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इसके बाद जो है एनाटमी है। इनके फादर कौन थे? एंड्रियस वेस्लियस, ठीक है, एंड्रियस वेस्लियस। इसको आप कैसे याद रखेंगे? एन और एन, यहाँ पे आप याद रखेंगे इन दोनों को रिलेट करके, ऑलराइट। तो इसके बाद है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। न्यूक्लियर जब वर्ड हमारे सामने, हमारे दिमाग में आता है तो कुछ बड़ा आता है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि कुछ बहुत ही बड़ा दिमाग में आता है। तो मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स के फादर जो थे, उन्होंने मतलब जब न्यूक्लियर फिजिक्स दी होगी तो कुछ ना कुछ अर्न किया होगा, ठीक है, ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। तो कुछ ना कुछ अर्न किया होगा, और जो उन्होंने जीता या उनको मिला, जो भी पैसे मिले उनसे उन्होंने फोर्ड गाड़ी ले ली। न्यूक्लियर फिजिक्स के फादर ने जो न्यूक्लियर फिजिक्स से कमाया, उनसे उसने एक गाड़ी ले ली। तो ये आप ऐसे याद रखिएगा। फिर उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, गैलीलियो गैलीली इनका नाम था। हम यहाँ पे जो है गैलीलियो गैलीली जो ये जो थे, ये यहाँ पे मॉडर्न ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी के भी फादर हैं, साइंस के भी, मॉडर्न साइंस के भी, ठीक है। अब हम इनको शॉर्ट में एक ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे। कैसे? पहले जो है साइंस आई होगी, ठीक है, साइंस ने तरक्की की होगी, मॉडर्न साइंस आई होगी, है ना। मॉडर्न साइंस के बाद जो है फिजिक्स आई होगी, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स आई होगी। मॉडर्न फिजिक्स में सारा मोशन सारा कुछ एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है एस्ट्रोनॉट्स ने जो है मतलब जितना फिजिक्स में मोशन के बारे में सीखा होगा, एस्ट्रोनॉमी इसके बाद आई, यानी कि एस्ट्रोनॉट्स ने फिर वो मोशन सीख के फिर मतलब स्पेस में जाना सीख लिया, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे ही साइंस, मॉडर्न साइंस के बाद फिजिक्स, फिर एस्ट्रोनॉमी आ गई, ठीक है। इन सब का फादर कौन है? गैलीलियो गैलीली, ठीक है। ये आप इस ट्रिक के थ्रू याद रखिएगा। इसके बाद है संस्कृत ग्रामर, पाणिनि। संस्कृत ग्रामर के फादर कौन थे? पाणिनि। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? गर्मी आजकल बहुत है ना, गर्मी में जो है सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जब हमें गर्मी ज़्यादा लगती है हम क्या पीते हैं? पानी, हम पानी पीते हैं, है ना। तो हम इसको ऐसे ही याद रखेंगे। इसके बाद आता है ज्योमेट्री। उनके फादर थे यूक्लिड। ज्योमेट्री हम मतलब बचपन में हमें ज्योमेट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है एक्सेप्ट ज्योमेट्री बॉक्स का, है ना। ज्योमेट्री बॉक्स का जो ढक्कन होता है लिड कहलाता है ना, तो हम ऐसे ही याद रखेंगे ज्योमेट्री बॉक्स का लिड, ज्योमेट्री बॉक्स का ढक्कन, यूक्लिड। तो इसके बाद मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के फादर कौन थे? वो थे आर्चिमेड्स। कौन थे? आर्चिमेड्स। मैथमेटिक्स में आपको पता होगा आर्क्स वगैरह तो पढ़ते ही हैं हम, आर्क्स का बहुत ज़्यादा कंसेप्ट आता है मैथमेटिक्स में, तो ये आप ऐसे याद रखिएगा। इंटरनेट जो थे विंडसर्फ एंड बॉब का नाम था उनका, ठीक है। इंटरनेट के फादर जो थे विंडसर्फ एंड बॉब का। इंटरनेट में मतलब जब इंटरनेट की बात होती है तो अब हमें अपना मोबाइल फ़ोन याद आता है, मोबाइल फ़ोन याद आता है, गूगल, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह हम सर्फिंग करते रहते हैं, देखते रहते हैं, यानी कि इंटरनेट पे कुछ सर्च करना, देखते रहना सर्फिंग कहलाता है, इंटरनेट सर्फिंग। आप इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो रोबोटिक्स के फादर कौन थे? अल जजारी।
तो इसका आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ट्रिक। तो कंप्यूटर्स के फादर जो थे वो चार्ल्स बेबेज थे, ये पता ही होगा सबको, फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। फिर भी आपको अगर पता नहीं होगी तो इसके लिए एक ट्रिक थी। तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर कोई मतलब ईजी चीज़ नहीं, कंप्यूटर सीखने के लिए ना दिमाग चाहिए होता है बहुत, आई मीन सबके पास होता है, लेकिन कंप्यूटर मतलब वही बच्चे सीखते हैं जिनको इसमें इंटरेस्ट वगैरह होता है। चलिए वो छोड़िए आप। तो यहाँ पे कंप्यूटर बनाने के लिए चालाकी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे ही याद रखिएगा, चार्ल्स चालाक, उसी ने कंप्यूटर बनाया था या उसी को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो थे उनके फादर कौन थे? जॉन मैककार्टे। इनके कौन फादर थे? जॉन मैककार्टे। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे? इंटेलिजेंस, कार बनाने के लिए भी इंटेलिजेंस चाहिए ना, ठीक है, कार बनाने के लिए भी काबिलियत चाहिए। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप जॉन मैककार्टे याद रखेंगे। इसके बाद जो है हमने इसका तो देख लिया, मॉडर्न ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी साइंस, मॉडर्न साइंस का मैंने आपको ट्रिक बता दिया, वो आप देख लीजिएगा। ऑलराइट। तो इसके बाद है इंडियन न्यूक्लियर साइंस। इनके फादर कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। इंडियन न्यूक्लियर साइंस, मैंने आपको बताया न्यूक्लियर जब आता है तो दिमाग में कुछ बड़ा आता है। अब यहाँ पे इंडियन न्यूक्लियर साइंस का फादर कोई है, ठीक है। तो इसको लगा कि मैं जहाँ को घेर लूँगा, क्योंकि मैंने न्यूक्लियर साइंस बनाई या पढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ याद रखिएगा जहांगीर, जहाँ को घेर लिया अपनी न्यूक्लियर साइंस से। फिर उसके बाद है नैनो टेक्नोलॉजी। इसका नाम था, इनके फादर का नाम था रिचर्ड एरेट स्मैली, ठीक है। तो नैनो हम बोलते हैं स्मॉल, छोटी चीज़ों को, स्मॉल थिंग्स, ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी, रिचर्ड एरेट स्मैली, यहाँ पे इसके नाम में ही स्मॉल आ रहा है, आप इसको ऐसे ही याद रखिएगा। ये कुछ सारी मेरी ट्रिक्स थी, तो जो मैंने आपको होमवर्क रखी है तो वो आप कर लीजिएगा। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह आगे। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।